पूरे YouTube पर घूमते घूमते अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो मेरा वादा है कि इस क्लास में कराए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए या ना आए, अगर पूरी शिद्दत से आप आज की वीडियो को देखते हो तो हाथ में मार्कर लेके पूरे गर्व के साथ 50-100 लोगों के आगे खड़े होकर ये बोल सकते हो कि आज का पूरा टॉपिक मैं पढ़ा सकता हूं। मेरा बोर्ड बेशक व्हाइट है पर मेरा कंटेंट सबसे ब्राइट है। सभी लोगों को तैनगोरिया का नमस्कार, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ एक बार फिर आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स पीजीटी मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 3 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जो हमने अलजेब्रा का जो पोर्शन उठाया है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज के क्लास में हम लोग फंक्शंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तोड़ने वाले हैं। केवल 5 मिनट वीडियो को देख लो, वीडियो क्लास में फील ना आ जाए तो क्लास को बीच में छोड़ के चले जाना। तो जो भी लोग मुझे नया देख रहे हैं फटाक से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। लड़के और लड़कियों का ग्रुप अलग अलग है, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए जल्दी से एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा तो देखो भाई साहब, सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद तमाम प्रकार के फंक्शन देखेंगे। आज के वीडियो में पूरा फंक्शन समाप्त। चलो भाई से पढ़ते हैं फटाफट। क्या लिखा देखो ध्यान से। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ फंक्शन f from a to b is relation from a to b that satisfy the following condition। बोलो तुम्हारे अटरम चटरम कचू पर लेना पड़ो। अब आओ भाई शुद्ध देसी भाषा में, कुछ नहीं कहते भैया। मशीन जानते हो? मशीन फंक्शन का मतलब होता है भाई साहब मशीन। सर ये क्या होता है? अरे वेरी सिंपल यार, तुमने असल जिंदगी में एग्जांपल देखे होंगे। जैसे गन्ने की जूस की मशीन को लेके आते हैं, चलो फटाफट। ये आ गई गन्ने की जूस की मशीन। अब गन्ने की जूस की मशीन क्या करती है, तुम उसके अंदर इनपुट देते हो, तुम उसके अंदर गन्ना का इनपुट देते हो और उसके अंदर जो भी अटरम चटरम मैकेनिज्म होता है तुमने दिया, इसके अंदर गन्ना लकड़ी का ठोस डंडा दिया और भैया इसके अंदर इस मशीन ने अपना कार्यभार संभाला और ये गन्ने का उसने तुम्हें रूपांतरण करके भैया तुम्हें जूस दे दिया। भैया उसने गन्ने का रूपांतरण करके तुम्हें क्या दे दिया? उसने गन्ने का रूपांतरण करके तुम्हें जूस दे दिया। अब फीलिंग यहां पे तुम्हें यह करनी है कि तुमने जब गन्ना डाला है तो जूस भी तुम्हें गन्ने का ही तो मिलेगा। तुमने गन्ना डाला क्या तुम्हें आम का जूस मिल जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि पहले तुमने गन्ने डाले हैं तुमने, तो इस गन्ने का तुम्हें जूस मिले गन्ने का, फिर इसी गन्ने का तुम्हें आधा जूस गन्ने का मिले और भैया आधा जूस तुम्हें आम का मिल जाए? क्या संभव है ऐसा? क्या ऐसा संभव है कि तुमने गन्ने की मशीन में तुमने गन्ना डाला और गन्ने का जूस में आधे गन्ने का जूस तुम्हारा गन्ने का जूस आया और आधे गन्ने का जूस तुम्हारा आम का जूस आया? ऐसा संभव ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम जो चीज डाल रहे हैं उसकी फोटो एक ही आएगी, चाहे वो गन्ने का जूस हो चाहे वो आम का जूस हो। ऐसा नहीं है कि एक ही गन्ने के आम का जूस भी बन जाए, एक ही गन्ने का जूस भी बन जाए। ये संभव नहीं है। तो क्या समझे दया सर? हम ये समझे कि गन्ना जो फंक्शन होता है सर वो एक मशीन होता है। सर फंक्शन एक मशीन होता है जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं और प्रत्येक इनपुट की भैया यूनिक आउटपुट मिलती है। ऐसा नहीं होगा कि तुमने कोई इनपुट दिया उसकी 2 आउटपुट आ जाए कि सर आपने एक गन्ना दिया तो उसमें आधा जूस गन्ने का हो जाए और आधा जूस आपका आम का हो जाए, या फिर तुमने डाला गन्ना है उसमें से गन्ना और आम दोनों जूस निकल रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। तो सर हम ये सीख चुके हैं। सर क्या सीख चुके हैं? कि फंक्शन एक प्रकार की मशीन होता है जिसके अंदर अपनी उसकी अलग सेटिंग फिटिंग होती है। इसके अंदर मैकेनिज्म क्या लगी है कि तुम गन्ना दोगे, गन्ना को पिचकाएगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा, तब उसका जूस बनेगा। मतलब सर गन्ने की शक्ल कुछ ऐसी हो गई है, मतलब सर गन्ने का रूपांतरण ये हो चुका है। तो जो डाला तुमने भैया, डालने वाले को बोलते हैं इनपुट, और सर जो अंदर मैकेनिज्म काम करी सर इसको बोलते हैं फंक्शन। इसको दिखाते हैं एफ ऑफ एक्स से, और जो तुम्हें जूस प्राप्त हुआ सर उसको बोलते हैं रेंज। सर उसको बोलते हैं रेंज, या सर उसको बोलते हैं आउटपुट। तो भाई साहब उसी सेम प्रकार से अब असल जिंदगी में मैंने तुम्हें उदाहरण दे दिया। सर फंक्शन का मतलब होता है मशीन, लेकिन एक खास बात क्या है? एक खास बात यह है कि फंक्शन क्या करता है भैया? प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यूनिक बनाता है। अब पढ़ो डेफिनेशन, देखो क्या लिखा है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास सेट्स हम पहले समझ चुके हैं, ध्यान से रखना। इससे पुराने लेक्चर में सब कुछ मैंने कराया था, मैं ढंग से देख लेना वीडियो के बाद, ठीक है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ फंक्शन। देखो भैया किन्हीं 2 सेट्स के बीच में एक मशीन लगेगी, फंक्शन की मशीन लगेगी। और वो कैसे काम करेगी? वो एक रिलेशन ही होगा एक तरीके का। उसको हम ऐप से दिखाएंगे फ्रॉम ए टू बी, जो ए के अवयवों को बी पे पहुंचाएगी। ऐसा समझो जो गन्ने को जूस में तब्दील कर रही है। जो गन्ना है वो तुम्हारा सेट ए हो गया, गन्ने का थैला या गन्ने का बोरा, और जिस पात्र में तुम जूस इकट्ठा कर रहे हो वो पात्र तुम्हारा सेट बी हो गया।
बीच में मशीन लगी है जो क्या कर रही है, वो गन्ने को 1 बाई 1 अंदर खींच रही है और उसको पात्र में जूस से मैपिंग करवा रही है। तो तुम्हारा जो गन्ने का बोरा हो गया सर, वो तुम्हारा डोमेन हो गया। और जहां तुम्हें जूस का जो पात्र है तुम्हारे, जिसमें जूस आपका एकत्रित हो रहा है भैया, वो तुम्हारा को डोमेन हो गया। अब ये सारी बातें बताऊंगा, आगे चलते हैं। फ्रॉम ए टू बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जो फंक्शन होता है तुम्हारा वो एक प्रकार का रिलेशन ही होता है। मतलब किन्हीं दो सेट्स के बीच में रिलेशन क्या था, एक शर्त थी, एक कंडीशन थी, एक कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो जो फंक्शन है वो भी तुम्हारे एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, लेकिन कुछ अंतर भी है। दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। सर कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? देखो पहली कंडीशन क्या लिखी है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। देखो एक बड़ा सेट है ए, एक छोटा से, एक दूसरा सेट है बी, छोटा नहीं है दूसरा सेट है। जो ए है वो इसके अंदर से आ रहा है, छोटा ए, और जो बी है वो इसके अंदर से आ रहा है। यहां पे मैंने बी लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है भैया, इस प्रकार से आ रहा है कि ए रिलेटेड टू बी। मतलब कहने का ये है कि प्रत्येक, देखो यहां समझो, फॉर एवरी का मतलब क्या है कि प्रत्येक ए का अवयव, प्रत्येक ए का अवयव रिलेटेड हो काहे से सर, बी के अवयव से। मतलब कहने का ये है कि यहां कोई भी अवयव छूटे ना, प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण बी में तुम्हें मिल रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फंक्शन। सर आपने क्या बोला समझ नहीं आया, दोबारा सुनो भाई साहब। हमने तुम्हें यह सिखाया कि हमारे पास, हम किसी रिलेशन को हम फंक्शन का दर्जा कब देंगे। रिलेशन हमने सर सीखा था पिछली वीडियोस में। सर रिलेशन क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स, यानी दो सेट्स के बीच की एक संबंध, एक शर्त को हम रिलेशन कहते हैं। सेम उसी प्रकार से भाई साहब फंक्शन होता है। लेकिन फंक्शन में थोड़ा सा अंतर ये है कि फंक्शन में होता ये है कि हमारे पास जो पहला सेट है, जो डोमेन जिसको कह रहे हैं, इनपुट जिसको कह रहे हैं, इनपुट में हमारे पास कोई अवयव छूटे ना, प्रत्येक अवयव बी से रिलेटेड हो, ए रिलेटेड टू बी हो। इसी बात को हम पीछे सीख चुके हैं, इसको ए को बी भी दिखाते हैं। बिलोंग्स टू एफ का मतलब है कि फंक्शन के दायरे में आ रहे हो, दोनों के दोनों। मतलब कहने का कोई अवयव छूटे ना, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। यहां एग्जांपल सुनो देसी भाषा में। तुम गन्ने की जूस की मशीन में तुमने 4 गन्ना डाले, तो क्या ऐसा संभव है कि तुमने 4 गन्ना तुम मशीन में डाल रहे हो तो ऐसा संभव है क्या कि एक गन्ना छूट जाए, बाकी 3 को रस निकल जाए? जाहिर सी बात है, नहीं निकलेगा। मशीन क्या करती है, मशीन में तुम इकट्ठे 4 डालो तो 4 जूस निकालेगी, 5 डालोगे तो 5 का जूस निकालेगी। जाहिर सी बात है। तुम ये वो बात अलग है, तुम ये कहने लग जाओ कि मशीन छोटी है, वो अलग बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि अंदर तक जितने डंडे तुम्हारे जा रहे हैं, अंदर तक जितने गन्ने जा रहे हैं, जूस उन सब का तुम्हें प्राप्त होगा। तो यहाँ से ये समझ सकते हैं भैया कि जो फंक्शन होता है प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज मैप करता है। पल्ले पड़ गया, आगे चढ़ते हैं। दूसरी बात, if A belongs to A and there exists B1, B2 such that A, B1 and A, B2 belongs to F है। कहने का मतलब है कि अगर A से आता है और B1, B2 तुम्हारे B से आते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से है कि जो A की जो मैपिंग आ रही है वो B1 आई, फिर सर A की ही मैपिंग B2 आई, दोनों F में आ रहा है। क्या संभव है ऐसा? A का मतलब क्या है, गन्ना, गन्ने का जूस, पहले गन्ने का जूस आया, फिर उसी गन्ने का जूस, उसी A का जूस तुम्हारा B2, मतलब कोई दूसरा जूस, मान लो आम का जूस आया। क्या ऐसा संभव है? क्या मशीन ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती है भैया? तो वही तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये तुम्हारा भ्रम है, ये दोनों B1 B2 सेम है। मतलब फंक्शन हमेशा यूनिक इमेज प्रदान करता है, ना कि एक अवयव की एक से अधिक इमेज प्रदान करता। इसी भाषा को मैंने स्टैंडर्ड रूप में लिख रखा है कि अगर ऐसा तुम्हें मिल रहा है ए B1 एंड ए B2 एफ में मिल रहे हैं तो इसका मतलब भैया B1 बराबर B2 ही है। कहने का मतलब है कि दोनों बराबर है। ऐसा मत समझना कि B1 गन्ने का जूस है, B2 आम का जूस है। नहीं, जब गन्ना डाला है मशीन के अंदर तो जूस तुम्हें गन्ने का मिलेगा, आम का नहीं मिलेगा। अगर ऐसा सोच के चल भी रहे हो तुम, कहते हो 2 जूस मिल गए हैं, तो ये तुम्हारा भ्रम है। वहां B1 B2 दोनों बराबर होंगे। सर मैंने स्टैंडर्ड भाषा में ऐसा क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा कि एग्जाम में मान लो तुमसे स्टेटमेंट ही यही पूछ लिया कि फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो बच्चे स्टैंडर्ड भाषा को समझ नहीं पाते। सर क्या लिखा है, A, B1, A, B2 बिलोंग्स टू F है, इसका मतलब B1 बराबर B2 का क्या तात्पर्य है? अब समझ में आया इसका शुद्ध हिंदी भाषा में क्या तात्पर्य है? लिख भी रखा है मैंने। हर एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज आपको प्राप्त होगी। बोलो, यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको दिखाते हैं भैया। F सच दैट A मैप B से, मतलब कहने का यह कि मशीन लगी है फंक्शन वाली, ए के अवयवों की इमेज बी में बना रही है, ए के अवयवों को बी में रूपांतरण कर रही है। यहाँ गन्ने के इमेज जो आई वो जूस आई है, तो ऐसा बोलते हैं कि जो गन्ना है उसका रूपांतरण जूस में हो गया। मतलब सर गन्ने की जो इमेज फॉर्मेट हुई है, गन्ने की जो इमेज है भैया वो जूस बन के आई है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अच्छा आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें अभी सिखाया कि जो हम इनपुट दे रहे हैं इसको बोलते हैं सर डोमेन, इसको बोलते हैं प्रांत। और जो मशीन लगी है ऐप, सर उसको फंक्शन बोलते हैं। जाहिर सी बात है, ए से बी पे जा रहा है, जिसमें जा रहा है भैया उसे बोलते हैं कोडोमेन, उसको बोलते हैं सह प्रांत। ठीक है। और इसी सेम भाषा को एक प्रकार से और लिखते हैं, जैसे लिखा है कि ए अगर बी से रिलेटेड है,
फंक्शन के अंदर दोनों है, रिलेशन में आए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इस चीज को मैं से भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए बराबर बी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बराबर ए पे जो एक ही इमेज आई है वो बी आई है। ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसा कह सकते हैं कि ए की इमेज बी है, दोनों बात सेम है। सर आप हर एक भाषा में लिख के क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही वीडियो में बोल दिया था कि शून्य से शिखर तक की कहानी है। इतने से लेके इतनी चीज तुम्हें बताई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। पेपर बनेगा तो बनेगा कहां से? ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जैसे तुम ना कर पाओ, कॉन्सेप्ट पूरा चमक जाएगा। पूरी शिद्दत से देखना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अच्छा सर, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां देखो, एक सेट है ए, एक सेट है बी, यहां लगी है मशीन। सर मशीन क्या करती है? मैंने तुमसे कहा गन्ने की मशीन क्या करती है? गन्ने की मशीन के अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि तोड़ेगी, मरोड़ेगी, पिचकाएगी, ये करती है। मतलब कहने का ये है कि नंबरों में क्या होगा, नंबरों में हमें कोई फंक्शन दिया जाएगा तो वो फंक्शन अपने अनुसार अपनी खुद की मैकेनिज्म लेके आएगा कि नंबरों के संग कैसे खिलवाड़ करना है। वो क्या करेगा, उसके अंदर हम एक एक करके किसी सेट ए के अवयवों को डालेंगे और डालने के बाद उसके अंदर जो भी मशीन लगी होगी, जैसे गन्ने की जूस मशीन क्या करती है, गन्ने को पिचकाएगी, दबाएगी, उसी प्रकार से यहाँ जो नंबरों की मशीन लगी होगी नंबरों का अलग अलग रूपांतरण करेगी और जो हमें प्राप्त होगा वो पहले अवयव की ये इमेज कहलाएगा, ये दूसरे अवयव की इमेज कहलाएगा, ये तीसरे की, ये चौथे की। और जाहिर सी बात ध्यान से सुनना ये है कि यहाँ कोई छूटेगा नहीं, यहाँ कोई भी छूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहली कंडीशन यही है कि प्रत्येक ए जो होगा, फॉर एवरी ए, भैया किसी न किसी बी से रिलेटेड होगा। हो सकता है बी छूट जाए, डज नॉट मैटर, ए का नहीं छूटना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही आएगी। ऐसा नहीं है कि ये पहले वाले से जा रहा हो, पहले वाला दूसरे से भी चला जाए, ये संभव नहीं है। क्यों? तो गन्ना डाला तो जूस तुम्हें गन्ने का मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम जब गन्ने का गन्ना डालो तो आम का भी जूस मिल जाए। एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं आ सकती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखिएगा। अब देखो भाई साहब, सर जैसा आपने भी हमें समझाया शुद्ध हिंदी भाषा में फंक्शन मशीन होता है, सर उसको मैथमेटिकली और समझा। तो लो भैया समझा दे रहे हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने तुमसे क्या बोला था, जिस प्रकार से जो मशीन होती है वो अपने अंदर खुद की मैकेनिज्म फिट करके लाती है, सेम उसी प्रकार से फंक्शन नंबरों की तोड़ मरोड़ करता है। तो यहाँ पे फंक्शन कह रहा है कि इस बार हम प्रत्येक नंबर का स्क्वायर करवा देंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, मैं तुम्हें दोनों प्रकार के एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा। पहला वो कह रहा है कि एफ सच दैट एन मैप एन। सर एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। फिर से कह रहा हूं, जो लोग पुराने वीडियोस देख करके आ रहे हैं उन्हें बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। तो भैया ये भी नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। यहाँ एक फंक्शन लगा हुआ है, मशीन लग रही है भैया। वो मशीन कौन है? यहाँ मशीन लगी है एक्स स्क्वायर। अच्छी बात है। तो हम इसके अंदर नंबर डालते चलो, 1 2 3 4, ये नंबर इसके अंदर होते हैं 5 एंड सो ऑन। तो भैया पहले जब मैंने इसके अंदर 1 डाला तो 1 का स्क्वायर किया, सर 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। सर 2 का स्क्वायर किया तो भैया 2 का स्क्वायर सर 4 हो गया। सर 3 का स्क्वायर किया, सर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। सर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो यहाँ से सर क्या समझे दया, हम ये समझे भाई साहब कि इस 1 की जो इमेज आई है भैया, इस 1 की इमेज आपकी 1 आई है। इस 2 की इमेज जो आई है भैया, इस 2 की इमेज आपकी 4 आई है। 3 की इमेज 9 आई है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1,1 2,4। मतलब ये हो गया कि जो 1 की इमेज आई है भैया वो 1 आई है, 2 की इमेज जो आई है वो 4 आई है। देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें जो समझाया हिंदी में सेम वही कहानी है। ये यहाँ से गन्ने जा रहे हैं, मतलब नंबर जा रहे हैं। इसके अंदर जो भी मशीन लगी है उस हिसाब से हमें यहाँ पे आउटपुट प्राप्त हो रहा है। अच्छी बात है। अब यहीं कि यहीं हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं भैया कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इमेज क्या होती है। मैं तुम्हें हर चीज की फर्रा भाषा नहीं लिखवाऊंगा। जो चीज मुझे पता है कि जो चीज तुम दिल से फील कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम बड़े झटके में उसे उड़ा दोगे भैया, उसको मैं डायरेक्ट तुम्हें निकालना सिखाता हूँ। ये बहुत जरूरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार सवाल आता है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। तुम्हें माइनर डिफरेंस बताता हूँ। कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि डोमेन और रेंज दोनों बराबर होते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखो। हम जो एलिमेंट इसके अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके अंदर हम जो एलिमेंट दे रहे हैं भैया, उन्हें तो बोलते हैं डोमेन, नो डाउट, उन्हें बोलते हैं डोमेन, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट को जो इसके अंदर जा सकते हैं, सुनना ध्यान से, जो इसके अंदर जा सकते हैं, जिन्हें हम भेज सकते हैं अंदर, वो डोमेन है। और तुम सोचो तुम गन्ना ही जूस में तो बल्ला घुस दो, तो क्या गन्ने की मशीन के जूस में बल्ला घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। तो बल्ला डोमेन में आएगा क्या? नहीं आएगा बल्ला डोमेन में। तो डोमेन वही होगा। तुमने बहुत गहरी बात तुम्हें बता रहा हूं। डोमेन वो होता है जिसको हम इनपुट में दे सकते हैं। अब जिसको तुम इनपुट में दे नहीं सकते, तुम बल्ली घुसा दोगे गन्ने की जूस में मशीन में, तो क्या उसका आउटपुट तुम्हें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो गन्ने की जूस की मशीन में गन्ने ही जाएगा। मतलब कहने का ये है, तो मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है। देखो समझ गए।
तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ जो मैकेनिज्म हो रही है सर वो स्क्वायर होने वाली हो रही है, तो प्रत्येक नंबर का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ध्यान से सुनना, अब जो हमें प्राप्त हुआ, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, जो प्राप्त हुआ है केवल उन्हीं को एक थैले में डाल लो सर, उन्हीं को थैले में डाल लो। तो भैया इतने कम एलिमेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं, भैया उनको जब थैले में डालेंगे भैया वो थैला जो बनेगा उसे रेंज बोलेंगे। जो थैला बनेगा मतलब कहने का ये हो गया कि जो एक्चुअल इमेजेस प्राप्त हो रही है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज, या फिर सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज। इसकी भाषा मत जानो, भाषा परिभाषा, केवल हिंदी में समझो, शुद्ध दिल से फीलिंग करो जी क्या होती है, समझ गए सर। तो फिर कोडोमेन क्या होता है, अब ध्यान से सुनना है रे। कोडोमेन तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का है ना। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, इसके अंदर सर 1 भी आएगा सर, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। लेकिन जो रेंज आ रही है क्या, उसमें बहुत सारे नेचुरल नंबर नहीं छूट रहे, रेंज में तो केवल स्क्वायर वाले ही मिले ना। तो ऐसा तुम कैसे कह सकते हो कि जो तुम्हारा कोडोमेन होता है वही रेंज होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेंज तो कोडोमेन से अलग आता है भैया। अब तुम्हारा लकी चांस पड़ गया ऐसा कभी कि तुम्हारा रेंज और कोडोमेन सेम आ गया। सर ऐसा कब आएगा, जब तुम्हारा फंक्शन कांस्टेंट या आइडेंटिटी फंक्शन हो, fx बराबर x। अगर तुम्हारा फलन आइडेंटिटी हो, मतलब यहाँ से कोई भी डालोगे 1 1 2 2 3 3 x का मान 2 तो x का मान 2, मतलब हर एक एलिमेंट की वही इमेज आ रही है। तब इत्तेफाक से भगवान की कृपा से ऐसा हो जाएगा कि रेंज और कोडोमेन तुम्हारे सेम आ जाएं, वरना 99% स्थितियों में जो रेंज आती है वो कोडोमेन का एक टुकड़ा होता है। तुम देख नहीं पाते, देखो ध्यान से, कोडोमेन में तो 1 2 3 4 बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन रेंज में क्या देखो, तुम्हारा 2 छूट गया रेंज में, तुम्हारा 3 छूट गया रेंज में, डायरेक्ट 4 आया कि नहीं आया। तो रेंज जो क्या है वो सर कोडोमेन का टुकड़ा होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि R इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पे R रेंज है और भैया कोडोमेन ये तुम्हारा ये सेट है तुम्हारा कोडोमेन वाला। तो भैया जो स्टूडेंट मेरे पुराने लेक्चर को देख चुके होंगे उन्हें अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये चिन्ह काय का है और मैं क्या कह रहा हूँ। ध्यान सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ, समझ में आया। तो भैया ये होगी रेंज, और जो पूरा का पूरा जो थैला है तुम्हारा, पूरा का पूरा थैला जिसमें तुम्हें रेंज मिली है, उस थैले को बोलते हैं भैया कोडोमेन। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है। इमेज क्या होता है सर, इमेज की जब भी बात हो तो इमेज को हमेशा हम इंडिविजुअल चेक करते हैं, एक का एक। जैसे कि जब मैं इमेज की चर्चा करूंगा तो इमेज का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये रहेगा कि मैं हर एक एलिमेंट के पास जाके उससे पूछूं इंडिविजुअल कि भैया 3 की इमेज 9, भैया 4 की इमेज 16, भैया 5 की इमेज 25। तो ये जो मैंने डब्बे बना के लिखे हैं, ये डब्बे तुम्हारे इमेज आया है। इमेज तुमसे पूछेगा तो 1, ध्यान सुनना, इमेज हमेशा हम इंडिविजुअल चेक करते हैं, एक की एक। ठीक है। जबकि रेंज में हम इकट्ठे पूरे इमेजों का जो कलेक्शन आया है उसकी बात करते हैं। जबकि कोडोमेन में हम पूरे उस बड़े थैले की बात करते हैं, उस पूरे बड़े थैले की बात करते हैं जिसमें तुम्हारी रेंज तुम्हें प्राप्त हो रही है या जिसमें तुम्हारी इमेज तुम्हें प्राप्त हो रही है। सर देसी भाषा में समझाओ, गन्ने के जूस की मशीन में जो तुम्हारा पतीला है वो तुम्हारा कोडोमेन है, उसके अंदर जो जूस प्राप्त हुआ वो रेंज है। क्या तुम्हारा जो जूस है क्या वो पतीले के बराबर है? सर नहीं है बराबर। तो क्या समझे दया, हम ये समझे दया कि जो कोडोमेन होता है वो बड़ा पापा सेट होता है, उसके अंदर रेंज के तौर पे एलिमेंट्स की इमेज आके गिरती हैं। जैसे गन्ने के जूस में हो रहा है, जो जूस है वो इमेज है, किसकी इमेज है? गन्नों की इमेज है जूस। और जो पतीला तुम्हें मिला वो कोडोमेन है। कोडोमेन का मतलब क्या है? कहां से कहां जा रहा है। तो एन में आ रहा है लेकिन एन रेंज नहीं है, एन के अंदर जो इमेजेस आ रही हैं उनका कलेक्शन तुम्हारी रेंज है। अरे पल्ले पड़ गया होगा, मुझे पता है। ठीक है। तो चलिए, तुमसे किसी ने पूछा सर डोमेन, भैया नेचुरल नंबर एन। सर ये अपने डबल डंडे क्यों खींचे हैं? अरे भैया हम जानते हैं स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पे एन से ऐसे लिखा जाता है, या फिर 99% किताबों में ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है सर। कोडोमेन का मतलब क्या है सर? जहां आएंगे वो थैला, बड़ा वाला पतीला। सर पतीला कौन है? सर पतीला भी एन है और डोमेन भी एन है, तो भैया ये भी एन हो गया। अच्छी बात है सर। सर रेंज में क्या है? भैया रेंज में ध्यान से सुनना, रेंज में क्या है? रेंज में सर हर एक नंबर का स्क्वायर आ रहा है। मतलब सर रेंज हमारी एक्स स्क्वायर प्राप्त हुई है, जहां एक्स हमारा नेचुरल नंबर है। ध्यान से सुनो, रेंज क्या है? रेंज तुम्हारी एक्स स्क्वायर है, प्रत्येक नंबर का स्क्वायर है, जहां पे हम एक्स को नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। जैसे कि 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, ऐसे हर एक नंबर का स्क्वायर में डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्या ये नेचुरल नंबर के बराबर है? सर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर छूट गए जिनका स्क्वायर नहीं हो रहा है। समझ में आया? अच्छा सर इमेज क्या है? सर इमेज हम चेक करते हैं इंडिविजुअल तरीके से। जैसे सर 1 की इमेज 1, जैसे सर 2 की इमेज 4 एंड सो ऑन। दिस इज योर इमेज। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। ठीक है, ये पूरी कहानी क्लियर होगी। अच्छा
बहुत अच्छी बात है। अब इसी उदाहरण को मैं एक अन्य तरह से तुम्हें समझाना चाहता हूं। वो तरीका क्या है? वो तरीका देखो ध्यान से, यहां बनाता हूं। अब मैंने इस बार क्या किया सर, मैंने सर डोमेन चेंज कर दिया। डोमेन इस बार मेरा जेड है और सर को डोमेन इस बार मेरा रियल नंबर है। डोमेन इस बार मेरा जेड है और को डोमेन इस बार मेरा रियल नंबर है। अब मुझे बताओ सर, फंक्शन मेरा वही है, एक्स स्क्वायर है, शर्त वही है एक्स स्क्वायर वाली इन दो सेट्स के बीच में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब फीलिंग करना। सर इंटीजर का मतलब क्या है सर? पूर्णांक का मतलब होता है उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। अब देखो मैं धुआं उड़वाता हूं तुम्हारा, देखो ध्यान से। तुमने सर 1 की इमेज निकाली तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। सर 2 की निकाली, सर 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अरे यार गलती काहे कर रहे हो? इसके अंदर नेगेटिव वाले भी तो आएंगे, उनकी इमेज कौन निकालेगा? निकालो। -1 की इमेज, सर -1 की इमेज, तो भैया देखो ध्यान से, -1 की इमेज भी 1 ही आएगी। सर -2 की इमेज आ रही है, सर वो भी 4 आएगी, सर वो भी 4 आएगी, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन नहीं है सर? अभी भी फंक्शन है ये। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि फंक्शन में आउटपुट अलग अलग नहीं आ सकते, केवल और केवल आउटपुट की बात है। इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा इनपुट का जो एलिमेंट की जो इमेज आएगी वो एक आ सकती है। लेकिन तुम सोचो कि 1 की इमेज 1 आई है, 1 की इमेज 2 हो जाए, संभव नहीं है। 1 की इमेज कुछ और हो जाए तो संभव नहीं है, तो वो तुम्हारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ? कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन है। हम रिलेशन को ही फंक्शन का दर्जा कब देते हैं? हम रिलेशन को फंक्शन का दर्जा तब देते हैं कि जब प्रत्येक अवयव की यूनिक इमेज मिले, प्रत्येक अवयव की इमेज मिले, तब जाके हम उसी रिलेशन को फंक्शन का दर्जा देंगे। तो क्या सीखे हम? ये सीखे दया कि प्रत्येक फंक्शन हमारा रिलेशन होता है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन हमारा फंक्शन हो जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई साहब, तो सेम फंक्शन था, हमने तो मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखा दिया। अच्छा अब ये क्या लिखा? देखो ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। भैया रिलेशन फंक्शन के बीच में अंतर कहाँ है? हमने वाली सीखो है। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन प्रत्येक अवयव की यूनिक इमेज देता है। अब देखो यहाँ पे लफड़ा कहाँ पड़ेगा? देखो यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है हमें, सर क्या दे रखा है कि ए कॉमा बी वे सारे ए और बी के डब्बे बनेंगे जिनमें ए में से बी को घटाने पर हमें इंटीजर मिलता है, हमें पूर्णांक मिलता है, जहां पर ए और बी खुद हमारे पूर्णांक से आते हैं। सर लफड़ा पड़ गया। सर लफड़ा कैसे पड़ गया? अगर मैं 1,2 लिखूं, इसका मतलब क्या है कि 1 को 2 में से घटाऊंगा, सर आंसर -1 आएगा। -1 मेरा पूर्णांक है सर, रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, रिलेशन के अंदर आ गया। सर क्या मैं 1 के संग 3 को नहीं लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि 1 में से 3 को घटाऊंगा सर तब -2 आएगा। सर -2 हमारा फिर से एक पूर्णांक मिल रहा है। लफड़ा पड़ गया। सर लफड़ा कैसे पड़ गया कि 1 की इमेज 2 भी आ गई? लफड़ा कैसे पड़ गया कि 1 की इमेज 2 भी आ गई और 1 की इमेज 3 भी आ गई और 1 के यानी ऐसे कितनी अनगिनत इमेजें आ जाएंगी भैया, कहानी खत्म। अब हम इस रिलेशन को हम फंक्शन का दर्जा नहीं देंगे। फंक्शन का दर्जा केवल वही रिलेशन अपने अंदर ग्रहण करेगा जिसकी हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक होगी। तो यही मुख्य अंतर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि भैया फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, लेकिन बस थोड़ी सी मशीन के दर्जा बढ़ गया उससे। मशीन क्या करती है? तुमने एक चीज डाली है तो उसकी इमेज वैसे ही मिलेगी, उसकी डबल इमेज नहीं मिलेगी। सेम उसी प्रकार से भैया रिलेशन भी एक फंक्शन होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रत्येक अवयव यूनिकली मैप हो तुम्हारा, ठीक है। तो ये रिलेशन जो बना है इसको हम फंक्शन का दर्जा नहीं देंगे। यहां क्या लिखा है? रिलेशन एक ही अवयव की एक से अधिक इमेज बना सकता है किंतु फंक्शन नहीं बना सकता है, हमें पता ही है। हालांकि फंक्शन एक या एक से अधिक एलिमेंट्स का आउटपुट सेम दे सकता है, एक या एक से अधिक एलिमेंट का आउटपुट सेम दे सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के डिफरेंट आउटपुट नहीं दे सकता है। यहां देखो, एक से अधिक एलिमेंट के आउटपुट सेम तो है, लेकिन एक एलिमेंट का आउटपुट डबल नहीं है। मतलब सर ऐसी घटना तो घट सकती है, ऐसी घटना कन्वर्जेंट वाली घटना तो घट सकती है, बहुत सारों का आउटपुट एक, लेकिन सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक का बहुत सारा हो जाए। मतलब कहने का सर ये तो वैलिड है, लेकिन सर ये वैलिड नहीं है। कितने स्टूडेंट्स को, मतलब टीचरों को समझ में आया? सब तुम पावी से अच्छा हो यार, सीखो चीज, ऐसा सीखो चीजें ना कि एक बार पढ़ लो तो जब मार कर लेकर क्यों पढ़ा सको जाए। तेनगुड़िया की वीडियो तुम इसलिए नहीं देख रहे हो कि तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, तुम भविष्य बना रहे हो देश का। इस मारकर की इतनी ताकत रखो कि अगर मैं ना खड़ा हुआ हूं तो ऐसा पढ़ के चले जाओ कि 50-100 लोगों के आगे मारकर लेके खड़े हो जाओगे, हाँ भाई साहब मैं आज का पूरा टॉपिक तुम्हें समझा सकता हूं। समझ गए? अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हुए तो समझ लूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक, चलिए अब एक एग्जाम्पल तुम्हें और देता हूँ, ध्यान सुनना। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें और देता हूँ, हालांकि मैंने मिटाल दिया है, वीडियो को पीछे कर लेना, उसको दोबारा बना लेना, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एफ सच दैट आर मैप आर है। अब इस बार मेरा थैला है आर का, भेजूंगा मैं आर से।
अब इस बार मेरा फंक्शन जो है क्या भैया, वो मेरा फंक्शन इस बार 1/x-1। तुमसे पूछ लिया सर इसका डोमेन बताइए, तो मैंने तुम्हें कहा सिखा हुआ है, डोमेन का मतलब वो होता है कि वे सारे अवयव जिनको हम मशीन में भेज सकते हैं। मशीन तुम्हारी गन्ने की, उसमें बल्ला घुस दोगे, बल्ला घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा बल्ला, तो मशीन में तुम्हारे हिसाब से दिख रहा है, तुम्हें बन डाल दोगे। अगर तुम यहाँ बन डाल दोगे तो बन 1/1 मतलब सर 1/0 से तो डज नॉट एग्जिस्ट वाली कहानी होगी, सर इन्फिनिटी बनेगा। सर फंक्शन तो इस पर डिफाइन ही नहीं है, सर फंक्शन तो इस पर डिफाइन ही नहीं है। तो सर क्या सीखे हम? ये सीखे कि फंक्शन में डोमेन में वही एलिमेंट होते हैं, फंक्शन के डोमेन में वही एलिमेंट होते हैं जो उसके अंदर घुस सकते हैं। अब गन्ने के जूस की मशीन में तुम आलू घुसा दोगे, लफड़ा बच जाएगा। गन्ने के जूस की मशीन में तुम क्या वहां में बल्ली घुसा दोगे, बाजरा घुसा दोगे, नहीं घुसा पाओगे। तो इसे सेम कहानी ये है कि इस मशीन को देखकर ये पता लगाया कि भैया इसके अंदर हम बन को नहीं घुसा सकते हैं। ठीक है, तो तुमसे किसी ने पूछ लिया एग्जाम में, टीजीटी वालों को बड़ा प्रिय उदाहरण है ये, तो उन्होंने पूछा डोमेन बताओ भैया, डोमेन क्या होगा? रियल नंबर में से 0 को हटा दो, रियल नंबर में से 0 को हटा दो। समझ गए? अरे बोलो ना, बोलते काहे नहीं हो यार। रियल नंबर में से तुम 0 को हटा दो, दिस इज योर डोमेन। ठीक है, अच्छा किसी ने तुमसे पूछ लिया सर रेंज क्या होगी, तो रेंज में क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, रेंज में ऐसा करो y बराबर 1/x-1, इसको कह दो, इधर कर दो इंटू, तो y इंटू x-1 बराबर 1, तो x y माइनस के y बराबर 1, तो x y बराबर 1 + y, तो x बराबर 1 + y अपॉन y। थोड़ी बुद्धि यहाँ लगाओ कि क्या इसकी रेंज में से कौन कौन से अवयव है जो नहीं आ सकते हैं। सोचो, इसकी रेंज में से कौन कौन से अवयव हैं जो नहीं आ सकते। एक बात तो तय है कि पूरा R आएगा क्या? सर पूरा R नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मैचिंग पे तुम्हें 0 नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें किसी भी अवयव की इमेज तुम्हें 0 मिलेगी क्या? सर नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसकी रेंज भी क्या आएगी? सर इसकी रेंज भी R-0 ही आएगी। ठीक है, हालांकि मैं तुम्हें अभी बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी इतना सीख लो बस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी, सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़े। अब हम सीखेंगे भैया काउंटिंग ऑफ फंक्शन। मतलब कहने का ये है कि किसी एक सेट से दूसरे सेट पर हम कितनी तरह तरह की मशीन है, मतलब फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी m है। अब कार्डिनलिटी के बारे में हम पुराने लेक्चर्स में परिचित हो चुके हैं कि किसी सेट की औकात कितनी है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसके अंदर हमने मान के चले हैं m एलिमेंट्स हैं। कोई दूसरा सेट है, उसके अंदर n एलिमेंट्स है भैया। तो एक सेट से दूसरे सेट पर हम कितने फंक्शन लगा सकते हैं, उनकी इकट्ठी काउंटिंग क्या आएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, टीजीटी पीजीटी वालों का बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है ये। हर बार पेपर में पूछते हैं कि बताओ सेट ए में इतने अवयव हैं, बी में इतने अवयव हैं, बताओ ए से बी तक कुल फलन कितने बनेंगे। तो मैं प्रैक्टिकली फील करवाता हूँ, देखो कैसे निकालते हैं इसको। देखो ध्यान से, माना एक सेट है, ए के अंदर हमारे m एलिमेंट्स हैं, am मतलब a1 a2 a3 m तक। ठीक है, एक बी सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं 1 2 3 डॉट 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 n तक। बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें फंक्शन निकालने का तुम्हें फुल प्रूफ तरीका, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें एक एक चीज मैथमेटिक्स की तुम्हारे ही आसपास के जीवन के उदाहरणों में, दैनिक जीवन में तुम्हें फीलिंग करवा दूंगा। टेंशन मतलब एकदम सही चैनल पे आए हो। चलिए लिख लेते हैं फटाफट। देखो ध्यान से, a1 a2 a3 डॉट 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 am, b1 b2 b3 डॉट 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 bn। अच्छा, अब देखते हैं भैया ध्यान से। सर अच्छी से देखना, बहुत ध्यान से। अगर मैं इसकी बात करूं, अब मैं निकाल के आ रहा हूं, सर मैं निकाल रहा हूं ए से बी तक, ए से लेके बी तक कुल कितने फलन बनाए जा सकते हैं। सर फलन का मतलब क्या है कि ए से बी तक कुल कितनी मैपिंग है सकती है भैया। फलन को दूसरी भाषा में फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं। हम जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं उन्हें मैपिंग कहते हैं। मैं सब पीछे कर रहा है, ऐसे डिटेल बोर्ड में करते हैं, मुझे लगे एक साथ पीछे हो जाएगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो ए से लेकर के बी पे कितनी मैपिंग बनेंगी। अब ध्यान से सुनना, हम जनरल निकालने जा रहे हैं। अब इस a1 के पास कितनी चॉइसेस हैं। सर a1 इससे भिड़ सकता है, सर a1 इससे भिड़ सकता है, सर a1 इससे भिड़ सकता है। जाहिर सी बात है, सर कितने हैं जी? सर n हैं। सर a1 के पास n चॉइस है। वेरी गुड, a1 के पास n चॉइस है। इतना समझ गए? समझ रहे तो फॉर्मूला डिराइव कर लोगे। मैं तुम्हें ये क्यों सिखा रहा हूँ? ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिखा रहा हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से, जिसमें तुम्हें रटना ना पड़े। मैं ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूँ कि तुम्हें रटना ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। सर a2 के पास कितनी चॉइस है? n-1। कौन बोला ये n-1? अरे भैया n-1 हो जाएंगे, अरे भूल जाते हो यार, तुम क्या दिमाग में बैठा के बैठे हो।
तुम ये सोच के बैठे हो क्या कि A1 किसी न किसी से तो जुड़ चुका होगा, तो A2 के लिए अब n नहीं बचे, A2 के लिए n-1 बचे। भैया गलत सोच रहे हो आप। मैंने तुम्हें कहा सिखाई, मैंने ये सिखाया था कि जरूरी नहीं है कि फंक्शन में एक एलिमेंट की इमेज एक ही आ रही है, हो सकता है कि एक से ज्यादा की इमेज वही आ जाए, लेकिन एक की इमेज दो नहीं आ सकती। तुम कॉन्सेप्ट भूल गए। मतलब सर A1 अगर इससे जुड़ के फिक्स मान लिया मैंने, तो सर A2 भी इससे जुड़ सकता है जा करके। मतलब कहने का ऐसा हो गया कि जितनी इमेज A1 जिससे मिला है, हो सकता है कि A2 भी उससे जाके मिल जाए, क्योंकि फंक्शन में ऐसा संभव है, एक से अधिक एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है। तो मतलब सर इसके पास भी पूरी की पूरी n चॉइस बची। सर इसके पास भी पूरी की पूरी n चॉइस ही बची। क्यों? क्योंकि ये पूरा स्वतंत्र है। हम ये नहीं देखेंगे कि A1 किससे जाके मिला है तो उससे A2 को ना मिला। भैया ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। हमारा एक से अधिक अवयव की मैपिंग सेम आ सकती है, लेकिन 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 एक अवयव की इमेज डिफरेंट नहीं आ सकती हैं। समझ गए? उसी प्रकार से सर A3 के पास भी n चॉइस है। हमें मतलब नहीं है कि A1 A2 किससे मिले हैं। भैया A3 के लिए स्वतंत्र है, A3 किसी से भी जाके मिलेगा, क्योंकि एक से अधिक अवयव की इमेज सेम आ सकती है। सर उसी प्रकार से इसके पास भी सर n चॉइस है। सर टोटल चॉइस कितनी हुई? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ध्यान रखना, हम कभी भी फंडामेंटल काउंटिंग की चर्चा करते हैं, इकट्ठी चर्चा करते हैं कि इकट्ठे कितने फंक्शन बनेंगे। फंडामेंटल हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सर फंडामेंटल प्रिंसिपल में क्या करते हैं? काउंटिंग के लिए मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा अच्छा बारे में। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहीं से निकालता हूं। इसके पास n चॉइस, इसके पास n चॉइस। सर सबके पास n चॉइस। कहानी कहां तक गई? कितने एलिमेंट है सर? m। कितने एलिमेंट है? m। सर m तक कहानी गई। कितने टाइम सर? m टाइम्स। सर कितने टाइम? सर m टाइम। सर कैसे कह रहे हो? अब सुनना एक ही ध्यान से। अगर मैंने n को 2 टाइम लिया, सर n की पावर 2 हुआ। सर 3 टाइम लिया, n की पावर 3। 4 टाइम लिया तो n की पावर 4। अरे अगर मैंने m टाइम लिया तो क्या n की पावर m नहीं होगा? क्या n की पावर m नहीं होगा? ये फॉर्मूला 99% लोग रटते हैं, उन्हें ये नहीं पता ये आता कैसे है। इसमें कुछ बड़े हाथी के पांव थे। केवल अंडरस्टैंडिंग, समझने का तरीका तुम्हारा बेहतरीन होना चाहिए। एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पूरा प्रूफ कराने बैठा हूं, नहीं। जहां जिसकी जरूरत होगी तुम्हारे टीजीटी पीजीटी के हिसाब से मैं तुम्हें वही चीज प्रूफ कराऊंगा, हर चीज नहीं प्रूफ कराऊंगा। अब वन फंक्शन का मैं तुम्हें डायरेक्ट सूत्र लिखाऊंगा, इससे थोड़ी प्रूफ करवाऊंगा, समझ गए? तो सर हम क्या सीखे? सर हम ये सीखे कि टोटल नंबर फंक्शन n की पावर m आए। अब ये क्या था? इससे फॉर्मूला बनाना सीखो। n क्या था? n था सर हमारे सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर m क्या था? सर सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट। तो क्या मैं इस बात को ऐसे और लिख सकता हूं कि कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर में कार्डिनलिटी ऑफ a। बोलिए वृंदावन महाराज की जय। समझ गए? बोलो है ना? अगर 2 सेट हैं a से b तक, हमें पता करना है कि a से b तक कितने फंक्शन बन सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, b की एलिमेंट लिखो, सबरे कार्डिनलिटी वाई, उसकी पावर में ठोक दो भैया a के एलिमेंट्स। सर हमारे यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिराइव होकर के निकल आएंगे। सर टोटल फंक्शन निकल आएंगे। इसमें कुछ मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ सर कुछ नया कंटेंट आप दे रहे हो, बेशक आपका बोर्ड व्हाइट है लेकिन सर आपका कंटेंट ब्राइट है, तो भैया पूरी शिद्दत से पूरे दिल से यार एक कमेंट करके चले जाना। एक कमेंट तुम्हारा इतना बड़ा मेरे मोटिवेशन का काम करता है। अगली और धुरंधर क्लास में आपको जोरदार तरीके से फुल कॉन्फिडेंस में आपको दिखाई दूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। सर ये सीख गए? अच्छा सर उसके बाद आते हैं सर टाइप्स ऑफ फंक्शन, प्रतिचित्रण के प्रकार। सर पहला प्रकार क्या है? सर बन बन फंक्शन। अरे नाम से क्लियर हो रहा है यार, बन बन, एक का एक, एक का एक, एक का एक ही होगा, एक के दो नहीं होंगे, एक का एक ही होगा। मतलब फंक्शनों के प्रकार में स्पेशल डिजाइन आ चुकी है, एक का एक। मतलब अब तो हम यहाँ फंक्शनों में जनरली कहते हैं कि एक से अधिक की इमेज एक हो सकती है, लेकिन उसको एक स्पेशल टाइप में बांट दो कि अब हमें एक की एक ही लेनी है, तो उसको बोलेंगे बन बन फंक्शन। समझ गए? क्या लिखा है देखो, अ फंक्शन क्या लिखा है देखो, पढ़ो ध्यान से। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, f सच दैट a में b इज सेड टू बी इंजेक्टिव। भैया वन वन का नया नाम होता है इंजेक्टिव। वन वन का नया नाम होता है सर, आपको बता दे रहा हूं मैं कैसे, क्योंकि 99% लोग यही जानते हैं कि वन वन को ही वन वन बोलते हैं। भैया इंजेक्टिव का मतलब भी वन वन ही होता है। इफ, अब देखो उसी बात को मैं 2 तरह से बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? यदि इफ x1 x2 के बराबर नहीं है, फॉर ऑल x1 x2 कोई हो सकते हैं a के, a माने पहला सेट। अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो भैया उनकी इमेज भी बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वन वन होने के लिए x1 की इमेज अलग होगी, x2 की इमेज अलग होगी। अगर ये दोनों अलग हैं तो इनकी इमेज भी अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं होगा कि किन्हीं 2 की इमेज सेम आ जाए, इसलिए नॉट इक्वल लगाए।
ये कक्षा 12 में आप लोग ये छोटी वाली परिभाषा पढ़ते हो, लेकिन मैंने क्या किया, इसी परिभाषा को तोड़ मरोड़ के एक नया रूप दिया। क्यों? क्योंकि टीजीटी पीजीटी में ऐसा कुछ संभव नहीं है, कुछ भी आ सकता है, कुछ छोड़ना नहीं है। जितनी संभावना मुझसे बनेगी मैं तुम्हें शून्य से शिखर तक लेके जाऊंगा, एक भी चीज नहीं छूटेगी। समझ गए? कितनी भाषा घुमाएगा पेपर वाला, हम भी घुमाएंगे भाषा, घुमा दी भाषा। लो, अगर स्टेटमेंट आ गया कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखा होगा fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। गलती से भी तुम बराबर वाला टिक मत करके चले आना, सटना नहीं है, चीजों को बारीकी से समझो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो उनकी इमेज भी बराबर नहीं होंगी भैया, समझ गए? अच्छी बात है। अब अच्छा, इंटरवल तरीका से आ जाओ। अगर दो फंक्शन की इमेज बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि नहीं, दो एलिमेंट की सॉरी इमेज बराबर है, फंक्शन बोल रहा हूं मैं यार, कि नहीं दो अवयवों की इमेज बराबर है तो इसका मतलब है दो अवयव तुम्हारा भ्रम है, वो दोनों अवयव एक ही हैं, x1 x2 ही है। मतलब अगर इसकी इमेज भी यही है, इसकी इमेज भी वही है, मतलब ये हो गया कि a1 a2 दोनों एक ही हैं। किसके लिए? बन होने के लिए, क्योंकि बन की कंडीशन क्या है कि अगर इमेज दो फंक्शन की बराबर है तो वो जो, अरे यार, क्योंकि बन की शर्त क्या है कि अगर इमेज दो एलिमेंट की बराबर है तो दोनों एलिमेंट बराबर हैं आपस में। क्योंकि वन में ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों इमेज बराबर आ जाएं और एलिमेंट अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि वन कहता है कि एक का एक ही हो, एक के दो ना हो। उदाहरण देकर समझाता हूं तुम्हें, तो पहला नोट कर लियो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि ऐसा हो सकता है तुमसे स्टेटमेंट बना के पूछ ले पेपर में, जिस प्रकार से एलटी ग्रेड का पेपर हमें सिखा के गया है। स्टेटमेंट पे, थ्योरी पे बहुत फोकस करना है इस बार हमें, ध्यान से सुनना। एक एक सवाल तुम्हारे सामने ऐसा करवाऊंगा मक्खन। चलो आ जाओ। लेवल भी सवाल का है, छोटा बच्चों का लेवल नहीं है ये, हाई स्कूल का लेवल नहीं है ये भैया, इंटर बीएससी का लेवल है, समझ गए? इंटर भी छोटी कह दी हमने, बीएससी एमएससी का लेवल है ये। अब देखो ये सवाल तुमने मुश्किल देखा होगा इंटर में, क्या लिखा है देखो, fx बराबर लिखा है 2x² + kx है। हमें चेक करना है कि बन है कि नहीं है। मैपिंग जा रही है r से r, मतलब थैला रियल नंबर का है, प्राप्त होंगे वो भी रियल नंबर में होंगे। ऊपर कराता हूं, देखो ध्यान से, देखो भैया बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए अब तुम इसको बच्चों वाले तरीके से करोगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे एक एक डाले में चेक करोगे, दो दो डाल के चेक करोगे तो हो सकता है तुम पे गलत हो जाए, हो सकता है तुम पे गलत हो जाए। लेकिन मैं जो प्रेफर करा रहा हूँ तुम्हें वो तरीका याद रखना हमेशा। हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे fx1 बराबर fx2 और लेके आएंगे x1 बराबर x2। देखो कैसे, ऐसे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा देखा है, एग्जाम हॉल में जब तुम बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग का प्रेशर बहुत होता है, तो दिमाग में इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम्पल सर्कुलेट नहीं होते हैं कि तुम ऐसे लेके बैठो और तुम हिट एंड ट्रायल जहाँ में सोचो कि वन डाले, वन पे क्या आएगा, टू पे क्या आएगा, कुछ छूटा तो नहीं, इतना समय नहीं होता है। इससे बढ़िया जल्दी फल्दी इसको ऐसे करके देख लो फटाफट, खत्म। देखो ऐसे 2x1 का स्क्वायर प्लस x1 बराबर 2x2 का स्क्वायर प्लस x2। मैं तुम्हारे लिए अनुकूल सवाल लेके आया हूँ, तरीका भी अनुकूल दे रहा हूँ तुम्हें। x1 x2 एक तरफ कर लो, 2x1 का स्क्वायर माइनस, अरे ये तो है ही है 2x2 का, मतलब स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो, बराबर में x2 माइनस x1, 2 को कॉमन ले लो यहाँ से, x1 का स्क्वायर माइनस बराबर में x2 माइनस x1। सर फॉर्मूला खोल दो, a प्लस बी ए माइनस बी का, 2x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 बराबर x2 माइनस x1। सर काटना पड़ेगा, देख रहा है साफ साफ, और माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, माइनस x1 माइनस x2। सर काट दो। मैं तुम्हें प्योर मैथमेटिक्स की मैं तुम्हें खासियत दिखाता हूँ, द मैजिक एंड ब्यूटी ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। देखो क्या हुआ, हमने जब x1 से x2 को काटा तो 99% लोगों की शर्त दिमाग में एक कीड़ा घुसा हुआ है कि ये कट गया। अरे भैया ये कटा नहीं है, ये कटा नहीं है, ये ऐसा हुआ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है x1 माइनस x2 जो है कहा है वो 0 के बराबर क्या है। यहाँ पे भैया यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, समझ गए? लाओ तो मैं फुल फीलिंग करवाता हूँ। देखो ऐसा, इसको ऐसा लिखो, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, इसी को इधर लेके आओ प्लस में, x1 माइनस x2 बराबर 0। अब इसमें से जरा कॉमन लेना, इसमें से x1 माइनस x2 कॉमन लो, x1 माइनस x2 कॉमन। सर अंदर क्या बचा, 2x1 प्लस x2 प्लस 1 बराबर 0। अब तो तुम्हें दिख रहा है। अब जब तुम इसे 0 में लेके जाओगे तो 99% लोगों के दिमाग में ये भी कीड़ा घुसा है कि 0 में चला गया, इसकी कहानी खत्म। भैया इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है। प्योर मैथमेटिक्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हमेशा सुनना। इसका मतलब ये होता है, इसको अलग अलग लेके जाओ, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये तुम्हारा बना x1 माइनस x2 बराबर 0, और एक तरफ तुम्हारा बना 2x1 प्लस x2 प्लस 1 बराबर 0। सर यहाँ से क्या हुआ? सर पहली लाइन से तो क्लियर हो रहा है सर क्या, कि अगर इसको उधर भेज दूं मैं, सर x1 बराबर x2,
अरे रे सर ये तो इंजेक्टिव हो गया, सर ये 1 1 हो गया। अरे नहीं हुआ 1 1। अब देखते हो ना दूसरी लाइन से क्या क्लियर हुआ तुम्हें, यहाँ से कंडीशन फेल हो रही है। देखो 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 यहाँ से हमें क्या मिला सर, यहाँ से मुझे ये मिला कि 2 टाइम ऑफ x1 प्लस x2 बराबर -1। सर x1 प्लस x2 बराबर सर -1/2। क्या तुम्हें यहां से तुम्हें x1 बराबर x2 वाली लाइन तुम्हें यहां से क्लियर हुई? सर नहीं हुई। सर तो फिर ये लाइन हमें क्या बता रही है? सर ये लाइन मुझे बता रही है कि अगर तुम्हारे पास ऐसे 2 x1 x2 तुम्हें मिल गए जिनका जोड़ने पर आंसर -1/2 आता है, तो उन दोनों पे इमेज तुम्हारी सेम आ जाएगी, उन दोनों की इमेज तुम्हारी सेम आएगी। क्योंकि ध्यान से देखो यार, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली फील करना चाहता हूं। जो कच्चा बारे का कीड़ा दिमाग में घुसा है कि ऐसे बनाओ ऐसे चेक करो, उदाहरण ले लेके मैं तुम्हें वो नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें सोचना कैसे है वो सिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां से तो क्लियर हो रहा है कि सर x1 x2 बराबर है दोनों, लेकिन इसी में जो दूसरी छुपी शर्त आई है सर, वो हमें क्या बता रही है? सर वो शर्त मुझे ये बता रही है, हम लेके चले थे कि 2 अवयवों की इमेज समान है, तो क्या दोनों अवयव समान है? सर यहाँ तो समान आए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि 2 अवयव की इमेज समान आ जाएगी, दोनों अलग अलग हैं। कब आ जाएगी? कि जब दोनों का जोड़ -1/2 आ जाए। तो मैं करके दिखाऊंगा। अभी 99% लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है, अभी तो मैं फीलिंग करवाते हैं। देखो तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं तुमसे आखिर कहना क्या चाहता हूँ, देखो ध्यान से, मैं तुम्हें क्या फील कराना चाहता हूँ पहले वो देखो। देखो भैया अब आ जाओ मैदान में। ऐसे तुम इतना नहीं सोच पाओगे कि मैं कौन से अवयव ऐसे लूँ। देखो तुम्हें उदाहरण देके दिखाता हूँ। पेपर में ऐसा होता क्या, देखो पेपर में होता क्या है, पेपर में होता है कि सर फंक्शन देख लिया 2x² + kx, और जल्दी जल्दी दिमाग नहीं सोच पाएगा, दिमाग केवल ज़्यादा ज़्यादा -1 0 1 यहाँ दिमाग चलेगा। पेपर में प्रेशर बहुत होता है। अब देखो होगा क्या, होगा ये, तुम डालोगे -1, सर -1 का स्क्वायर कितना होगा, देखो ध्यान से, तो सर 2 -1 सर आ गया 1, सर -1 की इमेज आ गई 1। सर आपने 0 डाला, सर 0 की इमेज आ गई 0। सर 1 डाला तो सर 2 + 1 सर 3 आ गया, सर 1 की इमेज 3। सर हर एक की इमेज अलग अलग यूनिक मिल रही है, सर ये 1 1 हो गया। हाँ सर 1 1 हो गया। ये गलत है यार, गलत है। मैं तुम्हें ये करा रहा हूँ, ये हलवा नहीं करा रहा हूँ, कुछ सोच के ही करा रहा हूँ। मैं जी फेस कर चुका हूँ। एग्जाम में तुम्हारे दिमाग में इतना प्रेशर होगा, तुम नहीं सोच पाओगे। यहाँ पे काउंटर उदाहरण के जामा जल्दी जल्दी तुम कहाँ सोचो कि इमेज एक जैसी आ जाए। अब यहाँ से तुम सोच पाओगे। देखो अब तुम कोई 2 ऐसी संख्या सोचो जिन पे जुड़े हुए -1/2 मिले। तुम्हारे सामने कहानी खत्म करता हूँ अभी, देखो ध्यान से, देखिए प्योर मैथमेटिक्स से तुम्हें फीलिंग करा रहा हूँ। देखो ध्यान से, मान लो मैंने x1 का मान ले लिया, एक संख्या में ले ली मान लो 1, एक संख्या मान लो मैंने ले ली -1, दूसरी मैंने ले ली कितनी दूसरी मैंने ले ली 1/2। इनको जोड़ो तो -1 + 1/2 का अंतर से जोड़ने पर सर -1/2 आएगा। अब चेक करो, देखो तुम्हारा फंक्शन फेल हो गया। सर देखो कैसे फेल हो गया, देखो 2x² + kx में तुम पहले 1 डालो, -1 डालो, सर क्या होगा, देखो 2 -1 का +1 और सर -1। सर मतलब हुआ ये कि सर -1 की जो मैपिंग आ गई सर 1 आ गई। सर कितनी आ गई, 1 आ गई। इसके अंदर तुम 1/2 डालना, जरा डालो 1/2, देखो 2 × 1/2 डालो तो 1/4 प्लस 1/2, अरे 1/2 प्लस 1/2, सर ये भी बना गया। हाउ इज पॉसिबल, सर ये भी बना गया, सर ये भी बना गया। लेकिन ये तो सर 1 1 मैपिंग के विरुद्ध आ गया। 1 1 क्या कहता है कि 1 का 1 आ गया भैया, 2 का 1 ही आ गया, सर 1 1 नहीं होगा। तो देख रहे हो, ऐसे करके ये प्यारे प्यारे सवाल तुम सब पेपर में गलत हो जाते हैं। क्योंकि चीज मैंने फेस करी यार, पेपर में इतना दिमाग नहीं मारेगा तो इतना दिमाग तुम नहीं चल पाओगे कि हमें ऐसा कौन सा नंबर लें कि जी काउंटर है। या तो जी तरीका मेरे हिसाब से बेकार है। हिट एंड ट्रायल बोलते हैं ऐसे कि एकदम सोच सोच के अंदर डारो, नहीं, तुम ऐसे निकालो यार। एक ब्यूटी, मैथमेटिक्स की ब्यूटी मत खराब करो। यहाँ से तुम्हें देखो, यहाँ से जो चीज़ तुम्हें पता लगी, यहाँ से पता करने में एग्जाम में तुम्हारे कितना टाइम वेस्ट होता, बहुत टाइम वेस्ट होता। इसको करने में तुम्हें कितना टाइम लगा, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट है तो केवल 30 सेकंड में सर ये अंदाजा हो गया, मतलब पक्का 100% निकल के आ गया कि ऐसी अगर 2 संख्याएं लूँ मैं जिनका डिफरेंस जो जोड़ने पर -1/2 आए तो वो कभी इंजेक्टिव नहीं होगा, वो कभी 1 1 नहीं होगा। तो मैं सभी टीचरों से अनुरोध करता हूँ कि भैया इस तरीके को ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें, हमेशा कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएं, हमेशा एक्चुअल जो प्योर मैथमेटिक्स है उसकी हेल्प लें, जैसे मैंने आपको सिखाया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी कहानी खत्म थोड़ी हुई है यार। मैं तुम्हें यहाँ ये केवल इंटर के सवाल कराने में यहाँ नहीं आया हूँ। तुम्हें अभी तसल्ली तो करो, तुम्हें सोचना सिखाऊंगा, तुम्हें सोचते कैसे, पढ़ाते कैसे, तुम्हें वो सिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऐसा किया, फंक्शन मैंने डोमेन चेंज कर दिया। इस बार मैंने डोमेन ले लिया सर रियल नंबर, नेचुरल, सॉरी इंटीजर से r तक। फंक्शन वही है, फंक्शन वही है 2x² + kx। केवल और केवल मैंने सर डोमेन चेंज करके यहाँ पे अब इंटीजर कर दिया है।
अब देखो मज़ा, इसका भी मज़ा आएगा अपना। देखो सर मज़ा कैसे आएगा, देखो सर ऐसे ही मज़ा आएगा। अब मैंने इंटीजर ले लिया है, तो इंटीजर में क्या होगा, सेम शर्त होगी, सेम सॉल्व करेंगे, सेम ये दो शर्त मिलेंगी। कौन कौन सी शर्त मिलेंगी सर? एक शर्त तो मिलेगी x1 बराबर x2, सर एक शर्त मिलेगी x1 प्लस x2 बराबर -1/2। अरे अब ध्यान से सुनना, अब मेरे पास जो डोमेन है वो भैया मेरा इंटीजर है। डोमेन कहता है, डोमेन क्या कहता है, केवल वही एलिमेंट लिए जाएंगे जो मशीन में घुस पाए। गन्ने की मशीन में बल्ली घुसाओगे नहीं घुसेगी, सेम उसी प्रकार से। अरे यहाँ जो पहली शर्त आई है सर वो तो कंफर्म है, बढ़िया है। जो दूसरी आई है क्या वो तुम्हें गलत नहीं दिख रही है? सर गलत कैसे? अरे क्या तुम्हारे पास ऐसे कोई दो पूर्णांक होंगे जिनका जोड़ने पर तुम्हें आधा -1 मिल जाए? क्या किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ने पर तुम्हें परिमेय संख्या मिल सकती है? ये 1/2 पूर्णांक होता है क्या? नहीं होता है सर। प्रॉपर्टी पढ़ी है हम लोगों ने क्या, कि चाहे तुम दो पूर्णांक के जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, कछु करो भी को, लेकिन भैया 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 तुम्हें जोड़ने पर कभी भी क्या नाम है, जोड़ने पर तुम्हें कभी भी अर्ध पूर्णांक या तुम्हें कह सकते हैं रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। अर्ध पूर्णांक तो कुछ नहीं होता, क्या तुम्हें जोड़ने पर तुम्हें कभी ऐसी संख्या मिलेगी जो पूर्णांक ना हो। हालांकि डिवाइड करते तो चलो एक बार को सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसाला प्लस का है, तो क्या कहीं दो पूर्णांकों को जोड़ने पर तुम्हें माइनस का आधा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब इस केस में अब मैं तुमसे खुद कहता हूं कि इस केस में अब मेरी दूसरी कंडीशन औचित्य में नहीं आएगी। देख रहे हो, डोमेन बदल दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, डोमेन चेंज तो भैया शकल चेंज। अब ये बनवन हो गया है, मजा आया। अगर तुम्हारा डोमेन इंटीजर है, अब तुम्हें इस स्थिति में ऐसे कोई दो नंबर नहीं मिलेंगे, कोई दो इंटीजर नहीं मिलेंगे जिनको जोड़ने पर आधा हो जाए, माइनस का आधा हो जाए, तो भैया अब यहाँ पे ये कंडीशन लागू नहीं होगी। अब तुम्हारा फंक्शन प्योर रूप से मैं कहता हूँ बनवन है। मजा आया कि नहीं आया बताओ? ये चीज तुमने इस पर कभी गौर किया कि हम जो पढ़ते आए कॉन्सेप्ट की क्यों कराते हैं? प्योर मैथमेटिक्स से सवालों को करने में और ट्रिक से करने में, हिट एंड ट्रायल से करने में यही तो डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट से जाओगे कभी गलत नहीं होगा। अगर जल्दबाजी करोगे तो दिमाग को प्रसिद्धता आ जाएगा, तुम एग्जाम में नहीं सोच पाओगे कि इसमें ऐसा क्या डालूं जिससे फेल हो जाए। एग्जाम ये तो करते हैं हम, कैसे चेक करते हैं, जल्दी बल्ली डाल के चेक करते हैं, कुछ कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, एक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही उदाहरण देखो, इसी को ले लो। मुझे अभी भी गारंटी से पता है कि 99% लोग इस सवाल को गलत करके आएंगे पेपर में, मतलब आते गलत करके। अब तो तुमने वीडियो देख ली है, अब तो समझ में आ गया कि सर हमेशा हम इस मेथड को फॉलो करेंगे जो आपने सिखाया है, हम फालतू की बजाय नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, अगले थोड़ा आगे बढ़े हम। द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब कहने का ये है कि अब तुमसे मान लो पेपर में पूछ लिया कि बताओ वर्णमान प्रतिचित्रण की संख्या क्या होगी, तो अब मैं इसका तुम्हें प्रूफ नहीं कराऊंगा, मुझे पता है कि प्रूफ किसका कराना है किसका नहीं कराना है। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। मान लेते एक सेट पहला वाला उसकी कार्डिनलिटी m है, दूसरे वाले सेट की कार्डिनलिटी n है। अगर तुम्हारी पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हैं या फिर कम हैं, देखो ध्यान से, अगर ये एलिमेंट तुम्हारे कम है या बराबर है सर, तो संभावना है कि हर एक की इमेज एक की एक तुम मिला पाओगे। बराबर हैं या कम है तो हमें इधर से मतलब होता है केवल डोमेन में ऐसा कोई छूटा ना जिसकी इमेज तुम्हें ना मिले, सर मिल जाएगी। तो उस स्थिति में मेरा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, सर क्या होता है कि जो दूसरा सेट है वो लिखो परमुटेशन, पहला सेट लिख दो m। सर उदाहरण जैसे कि सिंपल तरीका ऐसे खोलते कैसे, ऐसे मान लो लिखा है, मान लो 3 परमुटेशन 2 लिखा है। कहने का मतलब है कि एक सेट है तुम्हारे पास, उसके अंदर पहले 2 अवयव हैं, इसके अंदर 3 अवयव हैं। तो बताओ इस सेट से इस सेट पे जाने वाले एक एक की फलनों की संख्या क्या हुई? बड़ा सिंपल सवाल है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, नीचे जो लिखा है उसके अनुसार ऊपर वाले को उल्टा खोलो। उल्टा जैसे नीचे 2 लिखा है तो ऊपर वाले 2 बार खोलो, 3 गुणा 2, सर आंसर आ गया 6। तो भैया ऐसे 2 सेट जिसमें पहले में 2 अवयव हैं दूसरे में 3 अवयव हैं, इन दोनों के बीच में सर एक एक की फलनों की संख्या सर 6 होगी, काम खत्म हो गया। ऐसे इसको निकाल लेंगे बड़े प्यार से। इसको मैंने तुम्हें खोलना सिखा दिया, वैसे तो उसका फॉर्मूला काफ़ी बड़ा होता है n-r वगैरह, लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि नीचे जितना लिखा है उसी सिस्टम में ऊपर वाले को उल्टा खोल दो, बात खत्म हो गई। अच्छा सर अगर ऐसा हुआ क्या, अगर पहले वाले में एलिमेंट ज़्यादा हैं और दूसरे वाले में एलिमेंट कम हुए सर, तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। मान लेते हैं इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें भैया 2 ही एलिमेंट है, होगा क्या? तुम बनवन बनाने जाओगे तो होगा क्या? या तो तुम इससे मिलाओगे या तुम इससे मिलाओगे। सर एक छूट जाएगा, सर एक छूट जाएगा। तुम जबरदस्ती तुम जाओ तो मिला दोगे तो भैया क्या अब ये तुम्हारा बनवन रहा? बनवन नहीं रहा। क्यों? 2 की इमेज 1 हो गई। सर इस स्थिति में सर बनवन नहीं मिलेगा हमें, मतलब या तुम ऐसा कर दो या फिर तुम उसको छोड़ दो कुआरा। तो कुआरा छोड़ दिया
तो वो परिभाषा गलत है। 1 1 क्या कहता है, हर एक की एक इमेज मिला। यहाँ पर तो इमेज ही नहीं आती है, फंक्शन ही खत्म है। फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कोई छूटे ना, यहाँ छूट गया। मतलब सर अगर ऐसा होगा कि अगर तुम्हारे एक के अवयव ज़्यादा होंगे, n के कम होंगे, उस स्थिति में तुम्हारा 0 होगा। तो बहुत गहरी और बड़ी बात मैंने तुम बताई है, शायद हो सकता है तुम्हें ना पता हो, पेपर में ये सवाल बनेगा, यहाँ से आएगा सवाल, आता है कॉन्सेप्ट से। तो भूलना मत, बड़े ध्यान से टिक करके आना क्या लिखा है कर्नलिटी के बारे में। हो सकता है तुमसे स्टेटमेंट पूछ ले डायरेक्ट कि बताओ इस स्थिति में कितने एलिमेंट होंगे, तो जल्दबाजी में गलत मत कर देना, वो चेक करना कि ए में बी में हमेशा ऐसे चेक कर लेना बना के कि कितने एलिमेंट की चर्चा हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। ऑन्टो फंक्शन क्या होते हैं, बड़ा सिंपल सवाल है। कथा क्या कहते हैं देखो, 1 1 में हम चेक कर रहे थे क्या कि यहाँ की सारी इमेज यहाँ मिले। ऑन्टो में उल्टा होगा, ऑन्टो में उल्टा कैसे होगा, ऑल्टो में हम यहाँ खड़े हो जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इधर कोई ना छूटे, इधर कोई ना छूटे। ऐसा हो सकता है कि इधर एक एलिमेंट की प्री इमेज तुम्हें एक से ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मतलब बात ना जगह लिखिए देखो, कम से कम एक इमेज मिले। ऐसा ना हो कि एक छूट गया, एक की एक से ज़्यादा प्री इमेज मिलेंगी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि तुम्हें यहाँ पे एक एलिमेंट पूरा छूट गया। क्या लिखा है देखो, कम से कम एक तुम्हें इमेज मिले, एक से ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो सब जानते हैं इसको। तो भैया ऑन्टो को दूसरी भाषा में हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, गलत मत करना। ठीक है, तो अ फंक्शन एफ सच दैट ए मैप बी इज सेड टू बी ऑन्टो फंक्शन इफ फॉर ऑल बाई, क्या लिखा देखो, उल्टे को बोलते हैं फॉर ऑल, मतलब प्रत्येक के लिए। अगर ये एक्स है ये वाई है, तो वाई के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक वाई के लिए देयर एग्जिस्ट, मतलब कम से कम एक मिले। ऐसा एक से ज़्यादा चलेगा, कम से कम एक एक्स ऐसा मिले। एक्स किसे कह रहे हैं, एक्स के अवयवों को। कैसा मिले कि एफ एक्स बराबर वाई हो। मतलब कहने का ये है कि एफ एक्स की इमेज वो अवयव हो, या ऐसा कह लो या उल्टा कह लो इसको, वाई बराबर, या फिर ऐसा कह लो इसको, वाई बराबर ऐसा कह लो, वाई और ऐसा कह लो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई, इसको ऐसा कह लो, या फिर घुमा के कह सकते हैं कि वाई बराबर एफ इनवर्स एक्स, तुम्हें एक ऐसा उल्टा मिल जाए। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर तुम्हारे पास एक अवयव है जिसकी इमेज वहाँ वापस जा रही है, एक अवयव है एक्स में जिसकी इमेज तुम्हें वाई मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्री इमेज का मतलब क्या है कि जब इमेज आई होगी, जब तुम अपनी नानी के घर जाओगे तभी तो वहाँ से वापस आओगे। तो मतलब वही कहना चाह रहा है वो कि हमारे पास एक एक्स ऐसा जरूर हो, देयर एग्जिस्ट एक्स ऐसा जरूर हो जो इमेज हो वाई की किसी ना किसी की प्री इमेज, या फिर ऐसा कह लो कि हर एक एक्स कम से कम ऐसा जरूर हो जिसकी इमेज वाई के अंदर मौजूद हो, क्योंकि जब इमेज मौजूद होगी तो जो पीछे वापस आएंगे तो यही तो प्री इमेज कहलाएगी। तो प्री इमेज का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि कम से कम एक ऐसा एक्स जरूर हो जिसकी यहाँ पे जो इमेज है वाई में बन रही हो। ठीक है, जिसको उल्टा लेके जाएंगे तो वहीं पर प्री इमेज बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एग्जाम्पल देखो सामने। एग्जाम्पल क्या है सर, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इस एग्जाम्पल में भी तुम जल्दबाजी मत करने लग जाना। ठीक है, जल्दबाजी सर कैसे करने लग जाओ, फिर चेक करो, 1 डालो 2 डालो, भाई तुम ना नहीं पता कर पाओगे भैया। 1 डालो 2 डालो 3 डालो, तुम्हें आप तो दिखेगा तुम्हें कि 1 की ऐसे उल्टा आ गया। ठीक है, ऐसे तुम बड़े आराम से दिखेगा, लेकिन देखो इसको भी हम सलीके से करेंगे। सलीका क्या कहता है भैया, एफ एक्स बराबर वाई हमें सिद्ध करना है। खत्म। कैसे करेंगे देखो, करना ये है, एफ एक्स ये रहा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर वाई, यहाँ से हम निकालेंगे प्री इमेज। मतलब कहने का यहाँ से एक्स का मान निकालो तो क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स। सर यहाँ से एक्स का मान नहीं निकल पाएगा, अगर मैं वाई माइनस एक्स करूँगा कोई फायदा नहीं मिलेगा मुझे। इसको इधर ले आओ माइनस में। सर ये देगा, समीकरण बन गई। सर इसको सॉल्व करो, क्या तुम इसके फैक्टर कर पाओगे? सर नहीं कर पाएंगे फैक्टर। तो सर तो क्या करोगे आप? तो ऐसा करोगे, धनाचार लगाओ इसके अंदर, तो एक्स बराबर माइनस बी। ठीक है, तो भैया -1 माइनस +4 और नीचे भैया अपॉन 2a। तो 2a कौन है भैया? तो 2a कहाँ है? एक मिनट रुको, यहाँ पे ए सी कहाँ है? यहाँ पर सी तो खुद बाई है। अरे रे, सी तो खुद बाई ही है, प्लस की बाई। क्यों? क्योंकि वाई को हम यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सॉल्व कर रहे हैं एक्स के लिए। तो एक्स के लिए वाई मेरा कांस्टेंट होगा यहाँ पे इस स्थिति में। ठीक है, अपॉन 2 तो नीचे आ गया 2। सर यहाँ से एक्स के मान 2 मिल गए। सर एक्स के मान कौन कौन से मिले, इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सर एक्स के मान हमें मिले कौन कौन से? सर एक तो मिला एक्स बराबर -1 प्लस रूट के अंदर 1 + वाई अपॉन 2। सर एक मिला हमें क्या, -1 माइनस के रूट के अंदर 1 + वाई अपॉन 2। सॉरी 4a भी है ना, तो 4 लगा लेना आगे। ठीक है, 4ab 4 वाई यहाँ पर लगा लेना 4 वाई। ठीक है, बहुत ठीक है सर। अच्छा अब मुझे बता दो, तुम ये बता दो सर यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हम ऑन तो है कि नहीं, इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? अब देखो ध्यान से सुनना,
अब यहाँ पे जो है कहा है एफ सच दैट आर से आर पे जा रही है, मतलब ये है कहने का कि मेरे पास दो थैले हैं, ये भी रियल नंबर का है, ये भी रियल नंबर का है। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा ये कहती है कि प्रत्येक y के लिए y मतलब यहाँ के एलिमेंट, x मतलब यहाँ के एलिमेंट, प्रत्येक y के लिए एक ऐसा x ज़रूर हो जो उसकी प्री इमेज हो। प्री इमेज का मतलब क्या है? जिसकी इमेज वो अवयव हो। जाहिर सी बात है यार, एक x ऐसा हो जिसकी प्री इमेज एक y ऐसा हो, प्रत्येक y के अवयवों में एक x ऐसा हो जो y की प्री इमेज हो, है ना। तो प्री इमेज ये x इस y की कब होगा? जब x इसकी इमेज होगा, है ना। कैसे कान घुमा के पकड़ लो, बात बराबर है। अब देखना मजा, तो प्रत्येक y की बात कर रहा भैया। रियल नंबर के अंदर तो माइनस की संख्याएं भी आएंगी। अगर मैंने -1 ले ली सर तो क्या होगा? देखो भैया -1 यहाँ डालना जरा। हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या -1 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि हमने ये सॉल्व किया है पूरा x के लिए। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया था, f(x) बराबर y में हम यहाँ से x के मान निकाले। जैसे कक्षा 12 में करते थे ना, रिवर्स फंक्शन व्युत्क्रमणीय प्रतिलोम फलन निकालते थे, वही किया है मैंने। इसका प्रतिलोम निकाला है, वो प्रतिलोम भी आया है। अब मैंने इसके अंदर y का मान -1 डाला, मान के चलो। हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या प्रत्येक y के लिए ये एग्जिस्ट कर रही है। देखो ध्यान से, -1 डालो तो क्या होगा? -1 प्लस माइनस रूट के अंदर, ध्यान से सुनना है, 1 - 4/2। सर ये क्या हो गया? सर रूट के अंदर 1 - 4, सर रूट के अंदर -3। और हम जानते हैं भैया रूट के अंदर नेगेटिव संख्याएं रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये कॉम्प्लेक्स की कहानी हो गई भैया, इमेजिनरी की संख्या बन गया। मतलब ये हो गया सर 1 ± √3i/2। अरे क्या ये संख्या तुम्हारी आर में मिलेगी क्या? सर नहीं मिलेगी। क्यों? सर ये रियल नंबर है ही नहीं, सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो प्यारे प्यारे साथियों, क्या -1 की इमेज एग्जिस्ट करी रियल नंबर में? नहीं करी, नहीं होगी, नहीं करी। तो क्या समझे दया? सर हम ये समझे कि आप जो तरीका बता रहे हो सर प्योर मैथमेटिक्स की अप्रोच वाला, सर वो बेस्ट है। क्योंकि एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे ले लेके चेक करो किसकी है किसकी नहीं है। भैया लफड़ा पड़ जाएगा, गलत कर जाओगे। प्रेशर इतना होता है कि तुम 2-3 एग्जाम्पल चेक करोगे, उसको समझ जाओगे कि हाँ हो गया, वो गलत समझोगे तुम वो भी। अब तुम दिमाग में एग्जाम में तुम्हारे दूर दूर तक ये चीज़ नहीं आएगी, तुम्हारे हिट एंड ट्रायल मेथड से आ जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी भाई साहब, नहीं आएगी। तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ कैसे भी नहीं आती कि -1 की प्री इमेज कुछ होती है कि नहीं होती है। तो ऐसे पेपर में कभी भी जल्दबाजी करके गोला मत बैठ जाना, लफड़ा पड़ जाएगा। हमेशा चीज़ों को कॉन्सेप्ट से करना। अच्छा सर आपको कैसे मालूम पड़ा? मुझे ऐसे मालूम पड़ा कि जैसे मैंने रूट देखा, मेरे दिमाग की बत्ती जली कि मैं उसको, देखो हमारा मेन टारगेट क्या है, हम ये चेक करते हैं कहीं फेल तो नहीं हो रही है। तो उल्टा सोचते हैं, ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जिसके अंदर मैं नेगेटिव बना सकूँ? तो हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ मैं नेगेटिव। मैं यहाँ पे मान के चलो, मैं यहाँ पे 1 -1 ले लूँ, मैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर ले लूँ, लफड़ा पड़ जाएगा उस पर। समझ में आया कि नहीं? हर एक नेगेटिव नंबर पर लफड़ा पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या इस 1 से तो बड़ी ही होगी। हमेशा रूट के अंदर माइनस आएगा, ऐसे दिमाग चलेगा। पेपर में इस तरह से जाओगे, दिमाग जल्दी काम करेगा। अगर तुम सोचे ऐसे डायरेक्ट करने बैठ गए कि -1 की चेक कर रहे हैं, बल्कि भैया ऐसा नहीं हो पाएगा भैया। ये TGT PGT का एग्जाम है, ये कक्षा इंटर 12 के बोर्ड नहीं है, ये तुम चेक कर लो। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मज़ा आ रहा होगा। फटाक से आगे बढ़ो, मुश्किल से मुश्किल 2-3 कॉन्सेप्ट और रह गए, ठीक है? देखिएगा। अब देखो भाई साहब, मुझे पता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और देखेंगे फिर खत्म करते हैं। देखो क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। सेम कहानी वही वाली है, देखो कैसी वाली है। इस बार हम यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ सारे यहाँ होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ के अवयव ज़्यादा हो गए, यहाँ के अवयव कम पड़ गए, तो हर एक के लिए तुम्हें उल्टी नहीं मिलेगी। कम से कम एक का तो छूट जाएगा ना, जिसकी तुम्हें नहीं मिलेगी, है ना। तो उस स्थिति में भैया हम एक भी ऑन्टो फंक्शन नहीं बता पाएंगे। तो उस स्थिति में भैया ऑन्टो फंक्शन 0। अगर तुम्हारे जो क्या है m तुम्हारे कम हो गए अगर n से, तो उस स्थिति में 0 आएगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला भैया क्या है, अगर नहीं हुए 0, अगर बराबर या ज़्यादा हुए तो क्या होगा? सर तो ये लंबा वाला फॉर्मूला सर कैसे काम करता है? कुछ नहीं करना, देखो n की पावर m मतलब सर टोटल फंक्शंस, मतलब सर टोटल फंक्शन। आगे करते हैं nc1 n-1 की पावर m, nc2 n-2 की पावर m। कब तक करेंगे? जब तक हमें 1 ना मिल जाए। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल देके बताओ। लो भैया एग्जांपल दे देते हैं, देखो ध्यान से। n की पावर m, सर 2 की पावर 3 माइनस nc1 2c1, उसके बाद 2 - 1 की पावर m, बोले तो 3। अब अगले स्टेप में तुम्हें यहाँ पे 1 मिल गया, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, केवल 1 तक चलते हैं, बस यही खत्म हो जाओ कहानी। देखो क्या है, 2 की पावर 3 8 माइनस nc1 का मान n होता है, n की 2 × 1, तो 8 में से 2 गए 6। मतलब कहने का ऐसा है कि अगर हमारे पास एक 2 सेट है, पहले में 3 अवयव हैं, दूसरे में 2 अवयव हैं, तो इन दोनों के बीच में जो है क्या है, 1-1 फंक्शन कितने बनेंगे?
इनके बीच में वन वन फंक्शन 6 बन जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। इनटू फंक्शन क्या होते हैं भैया, जस्ट इसका उल्टा कर दो। मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे हम ऑन्टो में चेक कर रहे थे कि यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया, इससे ज़्यादा छूट गया तो ऑन्टो नहीं होगा। तो ऑन्टो नहीं होगा तो क्या होगा, तो भैया वो इनटू होगा। तो वो क्या होगा, इनटू। मतलब कहने का ये है कि कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ना मिले। एक से ज़्यादा चलेगा, लेकिन इनटू को कायम करने के लिए कम से कम एक तो ऐसा हो यार इसकी प्री इमेज तो मैं ना मिले। एक से ज़्यादा मिल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही लिखा है, फंक्शन एफ एक्स सच दैट एक्स वाई इट इज सेट टू बी इनटू इफ एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसा हो एटलीस्ट एक से ज़्यादा चलेगा, कम से कम एक तो हो यार, है ना। एलिमेंट इन वाई हैव नो प्री इमेज, जैसे कि ये छूट गया इसको बोलेंगे तो ये फंक्शन हो गया इनटू। जो ऑन्टो नहीं होता है वो इनटू होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर और रुकेंगे, बस वही खत्म कर दें। देखो ध्यान से, बाइजेक्टिव फंक्शंस कहने का मतलब क्या है, ऐसे फंक्शन जो तुम्हारे वन वन भी हों ऑन्टो भी हों भैया, उनको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। एक ही अच्छा तक। इसमें खासियत क्या है भैया, मान लेते हैं कि ए के अंदर m एलिमेंट है, b के अंदर n एलिमेंट हैं, तो भैया जाहिर सी बात है कि बाइजेक्टिव फंक्शन तभी बनेगा जब दोनों सेटों के अंदर एलिमेंट एकदम बराबर बराबर हो। क्यों? क्योंकि बराबर बराबर होते हैं तो वन वन तो हो ही जाएगा, बड़े आराम से वन वन हो जाएगा। और जैसे ही वन वन हुआ तो भैया जब बराबर एलिमेंट है वन वन हो रहा है तो भैया वो ऑन्टो भी अपने आप हो ही जाएगा। मतलब ऐसे फंक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों बराबर हैं और वो अगर वन वन है तो भैया वो ऑन्टो अपने आप हो जाएगा। जब दोनों हो गए तो भैया उससे हम बाइजेक्टिव कह देंगे। जाहिर सी बात है, समझ गए। ऐसा समझ लो जो इंटर से समझते आ रहे हो कि जो एक ही अच्छा तक दोनों हो जाता है उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, एक ही अच्छा तक फलन। अब ये निकालते कैसे भैया, अगर तुम्हारे m और n बराबर नहीं है तो अभी मैंने बताया तो नहीं होंगे, जीरो होंगे। अगर m बराबर n के हैं तो भैया होते हैं फैक्टोरियल। n कैसे खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं, लिखा है फैक्टोरियल 3 तो उल्टा खोलो, 1 3 2 1 आंसर आ गया 6। तो मतलब ऐसे दो सेट्स जिसके अंदर 3 अवयव हैं तो तीनों के अंदर जो बाइजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे हमारे वो भैया कितने बनेंगे, भैया वो बनेंगे 6। ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग जो बनेगी वो 6 बन जाएंगी। ऐसे इसको समझे हैं, ठीक है, समझ आगे नहीं आ बोलो। तो यहाँ से हम ये सीखे कि सर कि बाइजेक्टिव होने के लिए या तो तुम ऐसा समझ लो कि दोनों के अंदर समान एलिमेंट हो और वो ऑन्टो, अगर इनटू है सॉरी अगर वो वन वन है तो इटसेल्फ वो ऑन्टो होगा, तो भैया उसे बाइजेक्टिव हम कह देंगे। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद छोटा सा टेस्ट देखेंगे बस। देखो क्या लिखा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अगर f एक फंक्शन है जो a से b पे जाता है, g एक फंक्शन है जो b से c पे जाता है, तो भैया इनकी जो कंपोजिशन बनेगी वो भैया उल्टी बनती है। मतलब g ऑफ fx का मतलब है कि f के ऊपर हम g को ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि f ये था, अब a को b तक लेके गया, अब g को ऑपरेट करो, g b को c तक लेके जा रहा है, मतलब मोटा मोटा a c पे जा रहा है, ऐसे इसको कह सकते हैं। ये इसको ऐसे लिख लो, g ऑफ एफ एक्स बराबर जी एक्स। इसकी परिभाषा मुख्य नहीं है, इसके सवाल LT वालों को, TGT वालों को, PGT वालों को बहुत प्रिय है। जैसे ये सवाल आ गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आ गया, जी एक्स बराबर साइन एक्स आ गया, तुमसे पूछेंगे जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी। बड़ा सिंपल सवाल। देखो पहले मैं निकालूं एफ ऑफ जी, तो मतलब अब हम क्या करेंगे, एफ को ऊपर ऑपरेट करेंगे, जी के ऊपर ऑपरेट करेंगे, तो एफ ऑफ साइन एक्स। अब एफ कैसे काम कर रहा है भैया, एफ काम करता है एक्स का स्क्वायर कर दो, एक्स की जगह पर साइन एक्स आ गया, इसका स्क्वायर कर दो भैया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। वहीं उल्टा अगर मैं करूं, अगर मैं जी ऑफ एफ करूं सर तो क्या होगा, अब हम एफ के ऊपर जी को ऑपरेट कर रहे हैं, तो भैया जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर कर दो सर, ये हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, बोथ डिफरेंट। ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब दो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें क्या लिखी हुई हैं कि देखो अगर तुम्हारा कंपोजिशन फंक्शन तुम्हारा वन है तो ध्यान रखना, वन होने का मतलब है कि एफ तुम्हारा वन होगा, पीछे वाला वन होगा। अगर पेपर में दिया है कि तुम्हारा गॉफ फंक्शन अगर यानी कि कंपोजिशन फंक्शन तुम्हारा ऑन्टो है तो भैया हमेशा आगे वाला तुम्हारा ऑन्टो होगा। अगर घुमा के भी पूछ लिया उसने, एफ ऑफ जी कर दिया, बोल दिया कि वन है, तो पीछे कौन है, हमेशा ध्यान रखना वन वाले में पीछे वाला हमेशा वन होता है, और ऑन्टो बोलेगा तो हमेशा आगे वाला ऑन्टो होता है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, फटक से नोट कर लो। देखिएगा भाई साहब, आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट, और अब मैं पूरे दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि आज की क्लास में हमने फंक्शन को पूरा बेहतरीन तरीके से खत्म कर दिया है। इससे बाहर ना कोई कॉन्सेप्ट है और ना इस कॉन्सेप्ट से बाहर कोई सवाल है, फुल गारंटी है। कल करेंगे सवालों की प्रैक्टिस, तो फटक से समझ लो क्या लिखा है। देखो भैया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अभी तो देखो बेसिकली फंक्शन का ग्राफ बना के तुम चेक नहीं करोगे पेपर में, लेकिन हो सकता है कि तुमसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का तुमसे स्टेटमेंट के बारे में कुछ पूछ ले, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, देखो हम वन जब चेक करते हैं तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन अधिक से अधिक एक पॉइंट पर काटे या किसी पर नहीं काटे। वो पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, वो पॉइंट तुम्हारा कोडोमेन से होना चाहिए।
बार बार क्या कह रहा हूँ, हम क्या करेंगे, हम जिस फंक्शन का ग्राफ बनाने में सक्षम हैं उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर लिटी हुई लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वो कम से कम एक पॉइंट पर काट रही है, मतलब कम से कम नहीं, अधिक से अधिक अगर एक पॉइंट पर काट रही है या किसी पर नहीं काट रही, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा डायरेक्ट। हम यहाँ ग्राफ से ही बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल तुम्हारे सामने दे रखा है मैंने, r से r पॉजिटिव में है, e की पावर x है। अब यहाँ खींच के देखो, यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, ग्राफ के एक भी पॉइंट पर नहीं काट रही है। यहाँ खींच रहा हूँ अधिक से अधिक एक पॉइंट, यहाँ खींच रहा हूँ अधिक से अधिक एक पॉइंट। तो भैया ये फंक्शन तुम्हारा कौन सा हो गया, ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 हो गया। ठीक है, ऑन्टो होने के लिए क्या लिखा है कि कम से कम एक पॉइंट पर काटे, एक से ज़्यादा चलेगा। तो इसमें दोबारा खींच के चेक कर लो, देखो कम से कम ही एक पॉइंट पे ही काट रही है, कम से कम एक पॉइंट पे ही काट रही है सर, मतलब ये फंक्शन मेरा 1 1 भी है, ऑन्टो भी है, ये फंक्शन मेरा हो गया बाइजेक्टिव। तो e की पावर x आ गया है, x² आ गया है, ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हम बड़ी झटके से कर सकते हो। पूरा सॉल्व मत करो, डायरेक्ट तुम ऐसे ग्राफ बना के चेक कर लो, बड़े आराम से हो जाएगा। या फिर ग्राफ से संबंधित अगर कोई भी तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो तुम बड़े आराम से उसे कर सकते हो। ठीक है सर, अगर क्या होगा कि एक से अधिक पॉइंट पे काटेगी, क्या ऐसे 1 1 कहेंगे? देखो नहीं कहेंगे। ये लाइन सर 2 पॉइंट पर काटे, जबकि 1 1 होने के लिए भैया अधिक से अधिक एक पॉइंट पर काटे। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि यहाँ मान के चलते 2 होगा, यहाँ मान के चलते भैया -2 होगा। अब 1 1 होने के लिए भैया एक की इमेज एक आनी चाहिए। अब भैया ये जो लाइन हमने खींची है वाई एच पे, सर ये y बराबर 2 लाइन है, क्योंकि 2 पे काट रही है सर, ये y बराबर 2 लाइन है। मतलब सर कहने का ये हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी समांतर रेखा पे सर y का मान 2 होगा। अब देखो लफड़ा पड़ गया यहाँ पर -2 के ऊपर जो कटान बिंदु मिला है वो कह रहा है कि f ऑफ -2, मतलब -2 की इमेज आई है, बहुत 2 आई है y पे। उसी प्रकार से जो 2 है उसके ऊपर भी तो सेम वही लाइन है भैया, उसकी भी जो इमेज आई है भैया वो भी 2 ही आई है। मतलब सर ये 1 1 नहीं हुआ। तो क्या समझे दया, कि अगर एक से अधिक पॉइंट पर काट रही है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी इमेज भैया एक से अधिक पॉइंटों की इमेज जो आ रही है वो सेम आ रही है। ये लफड़ा पड़ता है, इसमें समझ गए। वही अगर मैं चर्चा करता हूँ ऑन्टो की, तो भैया ये ऑन्टो है। ऑन्टो क्यों है? क्योंकि भैया कम से कम एक पॉइंट पर तो काट रही है, एक से ज़्यादा काटे चलेगा, ये ऑन्टो है। ऑन्टो कैसे? इस बात को उल्टा समझो ऐसे करके, देखो 2 है, -2 की जो प्री इमेज है वो -2 हुआ है, 2 की प्री इमेज जो का है 2 हुआ है। कंडीशन कहती है कि कम से कम एक प्री इमेज मिले, एक से ज़्यादा चलेगा, तो भैया ऑन्टो तो है। तो समझ गए, ऐसे पता करते हैं ऑन्टो का 1 1 का। ठीक है, आगे पढ़ो। लास्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये किस लिए होता है? फंक्शन का पता बताता है। जैसे कि तुम्हारे पास कोई आड़ा तिरछा तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया, तुम उसमें सीधी लाइन खींच के चेक करोगे। अगर सीधी लाइन तुम्हारी एक से अधिक पॉइंट पर काट रही तो फंक्शन नहीं है। क्यों? सपोज करते हैं ये एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पॉइंट है मान लो x बराबर -1। अब तुमने सीधी लाइन डाली जा में, तो बुंजों काट रही है, बुंजों काट रही। सपोज करते हैं ये तुम्हारी दूरी होगी y बराबर 3, और ये तुम्हारी दूरी होगी भैया y बराबर -3। तो क्या समझे दया? हम ये समझे दया कि इस -1 की सर 2 इमेज आ रही हैं, एक तो सर 3 आ रही है, एक सर -3 आ रही है, जो कि फंक्शन की परिभाषा के विरुद्ध है। फंक्शन कहता है कि यूनिक इमेज हमेशा यूनिक मिलती है तुम्हें। यहाँ डबल कैसे आ गई? -1 की इमेज या 3 -3 भी आ गई है। तो ऐसा करके हम वर्टिकल लाइन टेस्ट के मुताबिक हम ये पता करते हैं फंक्शन है कि नहीं है। तो भैया आज की इस मैराथन क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इस वाइट बोर्ड पर मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाया हूँगा। सच बता रहा हूँ, दिल से फीलिंग आई हो ना, तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। एक प्यारा कमेंट मेरे लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लगातार तुम्हें फ्री में क्लासेस मिलेंगी टोटल। मैं कोर्स लॉन्च नहीं करता अपना, हाल फिलहाल करता हूँ तो केवल तभी करता हूँ जब तुम्हें प्रैक्टिस करानी हो। कॉन्सेप्ट तुम्हें सारा यूट्यूब पर फ्री में दूंगा। ठीक है, और प्रैक्टिस भी चालू करूँगा तुम्हारी मुश्किल से मुश्किल 1-2 महीने पहले एग्जाम से, तब तक सब फ्री में चलेगा, टेंशन मतलब पूरा सिलेबस यूट्यूब पर फ्री में ही आएगा। जब भी तुम्हें एक्स्ट्रा डिमांड करोगे कि सर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें इंडिविजुअल समझा के करो भाई, तब तो भैया पेड क्लास लॉन्च करनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पर संभव नहीं है तुमसे बातचीत करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार वीडियो में जोरदार सेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो नीचे प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना, नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो भैया, मैं कहूँगा नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच।